हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, आदाब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खुश होंगे। आज की क्लास में जो है हम आगे की जो स्टडी है उसको कैरी करेंगे। तो बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा था जो हमारे अपने नॉलेज के लिए भी प्रॉफिटेबल है। अगर आप एग्ज़ाम बेस्ड देखते हैं तो एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही मतलब बेहतरीन जानकारी जो है और क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इन सब टॉपिकों से। उन टॉपिक को लेकर आपके साथ आज आए हैं। तो आज जो है हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है आगे की क्लास करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने लास्ट क्लास में मुख गुहा को देखा था। मुख गुहा, अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बनाकर दिखाऊं तो मैंने आपसे बताया था कि ऐसी मुख गुहा होता है। यहाँ से ये ग्रास नली, दैट मीन्स ऑइसोफेगस, और यहाँ के बाद जो है हमें ये अमाशय यानी कि अपना जो स्टमक है वो देखने को मिलता है। और यहाँ के बाद जो है ये हमें छोटी आंत, दैट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन देखने को मिलता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है यहाँ पे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है, ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया हमारे पेट का। जो खाना पचने के लिए, दैट मीन्स डाइजेशन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो ओवरऑल हमारा ये हो गया। तो इसके अंदर आने वाले सारे पार्ट को जो है हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन करके। जिसमें सबसे पहला जो हमारा क्लास था डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसमें हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, मुख गुहा, जिसे इंग्लिश में बैकल कैविटी कहते हैं। इस कैविटी में हमने देखा कि दांत जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है सर्वप्रथम खाना को फाड़-चीर करने के लिए। उसके बाद इसमें पाए जाने वाले जो इंजाइम्स हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था, वो तीन एंजाइम मैंने आपको बताया। अगर आपको याद है तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें कि कौन से एंजाइम मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है। अब मैं आपको बता देता हूँ नाम। पैरोटिड ग्लैंड है, मैंडिबुलर है, और एक मैंडिलिंगुअल ग्लैंड है। तीनों ग्लैंड मिलके, तीनों एंजाइम मिलके जो है क्या करते हैं, ये तीनों ग्लैंड मिलके जो है एंजाइम को रिलीज करते हैं। और जो चार तरह के एंजाइम रिलीज करते हैं, वो चारों एंजाइम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है क्या करने के लिए, खाना पचाने के लिए। तो आप फिर से एक बार सुन लेंगे। पैरोटिड ग्लैंड मैंने बताया, पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा बताया सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये तीनों ग्लैंड मैंने बताए थे। और तीनों ग्लैंड मिलके जो है चार तरीके के जो है एंजाइम रिलीज करते हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन और डाइस्टेज, और लास्ट वाला जो होता है उसे हम कहते हैं म्यूलिन। ये चारों मैंने आपको बताया, इस चारों के काम के बारे में, वर्क फंक्शन के बारे में बताया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है ऑइसोफेगस, जिसे हम ग्रास नली हिंदी में कहते हैं। इसके बारे में मैंने बताया आपको, ये पाचन क्रिया में कोई भी सहायता नहीं करता है, सिर्फ ये खाना को क्रमानुकुचन गति से क्या करता है, स्टमक तक पहुंचाता है। और मैंने आपको स्टमक के तीन पार्ट्स बताए थे। तीन पार्ट्स में से सबसे पहले वाले को कार्डियक कहते हैं, दूसरे को फंडिंग कहते हैं, तीसरे को पाइलोरिक कहते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया था। इसमें कार्डियक के फंक्शन के बारे में कुछ जानकारियां मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी थी। तो कार्डियक जो होता है, कार्डियक में जानेंगे सबसे पहले कि HCl प्रेजेंट होता है। HCl क्या करता है, इसका मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम जो खाना ग्रहण करते हैं उसको एसिडिक बनाने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो HCl है। वो क्या करता है कि सबसे पहला काम क्या करता है, खाना को एसिडिक बना देता है। दूसरा काम क्या करता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे मोटे जीवाणु वगैरह जो अगर आ गए हैं खाना के साथ, जो भी बैक्टीरिया अगर हमारे साथ आ गया है तो उसको मारने का काम HCl करता है। ठीक है, दो चीज आपको याद रखना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आगे जाकर जो है रेनिन और पेप्सिन नाम के, रेनिन और पेप्सिन, यहाँ मैं आपको बताऊंगा हालांकि दोनों के बारे में। रेनिन और पेप्सिन नाम के एंजाइम को रिलीज करने के लिए कौन एक्टिवेट करता है, तो HCl ही करता है। इतनी बात को आप समझ गए होंगे। ये फंक्शन होता है किसका, कार्डियक का। इसमें कार्डियक में बस इतना ही होता है कि खाना आने के बाद उसको एसिडिक नेचर का बना दिया जाता है, अम्लीय नेचर का, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीटाणु, बैक्टीरिया को मार दिया जाता है, बहुत ही सिंपली। तीसरा है कि रेनिन और पेप्सिन को क्या करता है, रिलीज करता है। रेनिन और पेप्सिन को रिलीज करने के लिए एक्टिवेट करता है। तो ये तीन पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होप आपको ये बोलने के साथ जो याद हो गया होगा। आप मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे कि कौन कौन से काम करता है। तो उसमें HCl प्रेजेंट होता है, और HCl क्या करता है भाई, तो HCl एसिडिक नेचर को बनाता है। दूसरा पॉइंट क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है। तीसरा पॉइंट क्या करता है, रेनिन और पेप्सिन को जो है रिलीज करने का काम करता है। होप इतना आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि फंडिंग जो है हमारा, फंडिंग जो है जो दूसरा पॉइंट है हम उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो फंडिंग है, ये फंडिंग का क्या काम होता है कि इसमें एक रूजी पाया जाता है। फंडिंग में जो है यहाँ एक रूजी मतलब ऐसे कांटे नुमा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम है रूजी कहते हैं। रूजी, ठीक से लिख देता हूँ, इसे हम रूजी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। और ये रूजी क्या करता है,
रूजी का काम होता है कि ये कांटा नुमा स्ट्रक्चर हमारे पेट में खड़ा होता है और जब भी हम खाना खाते हैं वो एसिडिक बन के जब हमारे दूसरे यानी कि फंडिक में आता है, इस फंडिक में क्या करता है, रूजी अपने कांटा नुमा स्ट्रक्चर में खाना को फंसा कर रखता है। तो हमारे पेट में सर्वाधिक समय जो खाना रहता है वो कौन से वाले पार्ट में रहता है, तो फंडिक वाले पार्ट में रहता है। अब कितना देर रहता है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। फंडिक में खाना जो है 4 घंटा, कितना 4 घंटा जो खाना है हमारे रूजी में फंसा हुआ रहता है। रूजी एक कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है। रूजी क्या होता है, तो एक कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या पाई जाती है, रूजी पाई जाती है। और रूजी क्या होती है, कांटेनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसमें खाना आकर क्या होता है, फंस जाता है। खाना आकर इसमें जो है कांटेनुमा स्ट्रक्चर में फंस जाता है और उसके एसिडिक नेचर को धीरे धीरे करके क्या करती है, बॉडी पचाने के लिए जो पूरे खाना को उसमें फंसा कर रखती है। और कितने देर रखती है, तो 4 घंटे रखती है। पेट में सर्वाधिक समय खाना किस जगह पे रहती है, तो पेट के दूसरा यानी कि आमाशय स्टमक के दूसरा पार्ट जो है फंडिक में रहती है। होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। दूसरा क्या होता है, इसमें रूजी होता है और यही रूजी जो कांटेनुमा स्ट्रक्चर है, जब हम भूखे होते हैं, फास्टिंग में होते हैं या हम किसी भी वजह से हम भूखे होते हैं अगर, तो हमें ये महसूस होता है कि हमारे पेट में कुछ चुभ रहा है, तो हमारे पेट में कुछ और नहीं, ये रूजी ही है, ये रूजी ही हमारे पेट में चुभता रहता है जब हम भूखे होते हैं, जब लगातार कई समय तक हम खाना नहीं खाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि रूजी में खाना कितने देर रहता है, 4 घंटे। इसीलिए डॉक्टर हमें सलाह करता है कि मिनिमम 3 घंटे हम जब कुछ भी चीज खाते हैं उससे लेकर और अगला चीज जब खाने जा रहे होते हैं उसके पीछे मिनिमम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। उसके पीछे का लॉजिकल रीजन आज आपको पता चला होगा। इसीलिए मैंने कहा कि बेसिक जानकारियां मैं आपको यहाँ दूंगा कि हमारा एक जब मील होता है, हम जब एक बार फूड लेते हैं उससे और नेक्स्ट जब हम लेंगे उसके बीच में मिनिमम 3 घंटे का जो है गैप होना चाहिए, जो हमको स्वस्थ रखता है। क्योंकि अगर आप सोचो कि यहाँ रोजी में ऑलरेडी खाना अटका हुआ है, अभी खाना पूरा प्रोसेस ही नहीं हुआ है, हमने खाना खाया, इसमें HCl मिल गया, अब खाना यहाँ आकर रूजी में फंसा हुआ है डाइजेशन के प्रोसेस में, और बीच में हम फिर से खा लेंगे, फिर से खाना इसमें आएगा, फिर इसमें मिल जाएगा। अब आप एक बात बताओ कि अगर आप खाना बना रहे हो, जस्ट लाइक कि आपने कुकर में सब्जी चढ़ा दिया, अब कुकर जो है 2-3 सीटी लगा दिया, कुकर में जब 2-3 सीटी लग गई उसके बाद आप क्या कर रहे हो, कुकर का ढक्कन खोल के और उसमें फिर से हरी सब्जी डाल दोगे, फिर 2-3 सीटी मारेंगे, फिर एक बार हरी सब्जी डाल दोगे, तो क्या होगा, खाना कभी ठीक से बनेगा, खाना ठीक से बनेगा ही नहीं, उसमें कोई परफेक्ट टेस्ट ही नहीं आएगा। हो सकता है एक चीज जल जाए और एक चीज या तो गल जाए, जल जाए और दूसरी चीज कच्ची ही रह जाए। बस उसी तरह से हमारे पेट को भी आपको समझना होगा कि क्या होता है कि एक बार जब हम खाना खा लेते हैं उसको जो रूजी में वो खाना कम से कम मिनिमम 4 घंटे फंसा होता है। इसीलिए हमको जो है एक खाने से दूसरे खाना खाने के बीच के बिटवीन का डिस्टेंस कितना, 3 घंटे का रखना चाहिए। हालांकि लोग इतने बात को समझते भी नहीं है और फॉलो भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, आप इस बात को समझ रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बात आपको फंडिंग में समझ में आ गई होगी। अब फंडिंग के बाद हम आते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या होता है कि यहाँ पे एक ग्रंथि होती है, ग्रंथि, और ये ग्रंथि क्या करती है, जिसका नाम है गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक कहते हैं इसको, जठर, जठर ग्रंथि कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथि, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें इंग्लिश में कहेंगे तो उसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है, जूस मतलब रस समझ लीजिए, तो गैस्ट्रिक जूस जो है रिलीज करती है, जो क्या करते हैं, जो दो एंजाइम जो है रिलीज करते हैं, कौन से, रेनिन और पेप्सिन रिलीज करते हैं। रेनिन और पेप्सिन दो सबसे मुख्य जो है हमारे खाना पचाने में सबसे मुख्य योगदान करता है। इसको मैं आपको अभी जस्ट बता रहा हूँ कि गैस्ट्रिक में जो रेनिन और पेप्सिन है ये दोनों पाया जाता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछता है कि जठर रस से कौन दो जो है ये केमिकल, मतलब आप ऐसे याद रखो, कौन दो एंजाइम जो है रिलीज होते हैं, तो पहला रेनिन और दूसरा पेप्सिन रिलीज होता है। इस बात को आप भली भांति समझ गए होंगे कि स्टमक में पहले लेयर में HCl मिला दिया जाता है खाना में, जिससे क्या होता है, खाना अम्लीय हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं और वो आगे हमारे जठर ग्रंथि को एक्टिवेट कर देता है कि अब उसका वक्त आया है किस चीज के लिए, रेनिन और पेप्सिन रिलीज करने का। इतना बात समझ में आया। दूसरे में क्या करता है, जब खाना दूसरे पेट के दूसरे लेयर में पहुंचती है तो फंडिक में खाना को 4 घंटे जो है ऐसे फंसा कर रखा जाता है ताकि वो बहुत ही आसानी तरीके से क्या हो सके, मतलब डाइजेशन का प्रोसेस पूरी तरह से हो सके, इसीलिए वो 4 घंटे रूजी में खाना को फंसा कर रखता है। और जब तीसरे में आता है तो तीसरे में 2 चीज होती है,
एक एक ग्लैंड होती है जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, दो तरह की चीज रिलीज करती है, रेनिन और पेप्सिन को रिलीज करती है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर हम कुछ अटपटा खा लेते हैं या समय, जैसे कि अब एक बार खाना खाए 4 घंटा हुआ ही नहीं था, हमारा खाना डाइजेस्ट हुआ ही नहीं था, वो यहाँ पहुंचा ही नहीं था, हम एक बार और खा लिए, एक बार और खा लिए, या हम कुछ अटपटा खा लिए, तेल मसाला ज्यादा खा लिए, हमारा ये वाला जो ग्रंथि है, हमारा जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये वाला गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये होता है काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है। बंद क्या करता है, मतलब ये अनशेड्यूल्ड हो जाती है, इसका शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है, कब कितना रिलीज करना है इसको पता ही नहीं चल पाता है, और इसके वजह से हमारे पेट में बन जाता है गैस। क्या बन जाता है, तो हमारे पेट में गैस का फॉर्मेशन हो जाता है, और हम क्या कहते हैं कि हमें गैस्ट्रिक हो गई, कहते हैं ना हमें एसिडिटी हो गई, गैस्ट्रिक हो गई। तो ये गैस्ट्रिक किसकी वजह से होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की वजह से होता है। अगर आप अटपटा उल्टा पुल्टा तरीके से खाएंगे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और गैस्ट्रिक ग्लैंड और डीएक्टिवेट हो जाएगा, काम नहीं करेगा, और आपको गैस्ट्रिक जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात आप समझिए कि यहाँ जो HCl पाया जाता है ये कार्डियक में, कार्डियक का HCl इतना ज्यादा ज्वलनशील होता है, इतना ज्यादा इसमें जलने की मात्रा होती है HCl में, कि अगर HCl जो है, अगर हम उसे HCl को अगर हम अपने खुले बदन पे डालेंगे, खुले हाथों पे डालेंगे, तो क्या होगा, हमारा हाथ जल जाएगा। तो हाथ को जलने से बचाने के लिए जो है यहाँ पर HCl हमारे बॉडी के जो इनर वाले पार्ट हैं, इसमें क्या देखने को मिलता है, तो म्यूकस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, म्यूकोसा, म्यूकोस नहीं म्यूकोसा नाम का एक लेयर चढ़ाया जाता है, जो हमारे बॉडी को HCl के प्रभाव से बचा कर रखता है, जलने के प्रभाव से बचा कर रखता है। और आप एक बात गौर की होंगी कि जब आप उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, या फिर जैसे आप ज्यादा मसालेदार खाना खा लेंगे, तो आपको जो ढिकार आता है वो काफी मतलब जहरीला टाइप का आता है, काफी जलनशील आता है। आपको ऐसा फील होगा कि आपने कुछ गड़बड़ खा लिया है जिससे आपको जलन दे रहा है, पूरे गले में जलन आता है। वो जलन किसकी होती है, वो HCl की ही तो होती है। वो प्रभाव किसका होता है, वो HCl का ही तो प्रभाव है जो आपको देखने को मिलता है। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि हाँ, हमें जो अभी ढिकार आ रही है वो बहुत ही कड़वी आ रही है, और कड़वा किसकी वजह से होता है, HCl की वजह से होता है, इसीलिए आपको गलन जलने जैसा फील होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेवन कर लेते हैं इनो का। इनो क्या करता है, इनो एक बेसिक नेचर का होता है। ये क्या होता है, एक बेसिक नेचर का होता है, एक बेस होता है, और बेस के साथ जब एसिड यानी कि HCl मिलता है तो बन जाता है न्यूट्रल, और 3 सेकंड के अंदर हमको इनो पीते ही क्या मिल जाती है, राहत। हमारे पेट में HCl में जैसे ही इनो मिलता है वो क्या कर देती है, हमारे पूरे ग्रास नली को ठंडा कर देती है, हमें तुरंत ही स्वस्थ कर देती है। तो रीजन क्या है, वो बेसिक नेचर का होता है, और HCl एसिडिक नेचर का है, बेस में एसिड को मिक्स करके न्यूट्रल बना दिया जाता है, और न्यूट्रल बन जाता है तो हमारा पेट का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे HCl के बारे में मैंने बताया। उसके बाद मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में आपको बता रहा था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड अगर गड़बड़ होगा तो हमें किस तरह की प्रॉब्लम आएगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड गड़बड़ होगा तो हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आ जाएगी, गैस का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आप इसको समझेंगे, जब हम ज्यादा तेल मसालेदार खाना, नॉन वेज, बाहर का खाना, सड़ा गला, मतलब सड़ा गला कहने का मतलब है आपको तो नहीं पता होता है ना कि जहां आप होटल में खा रहे हैं, ठेले में खा रहे हैं, कब का खाना है, तेल कब का पुराना है, कौन मतलब अच्छा प्योर है कि नहीं है, इम्प्योरिटीज है, सड़ा हुआ है, कब का खाना है, वो सारी चीज हमारे इस वाले पार्ट्स को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पहुंचाती है। और अगर ये अफेक्टेड हो जाएगा तो आदमी को किस तरह का प्रॉब्लम आएगा आप समझ गए होंगे। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं कि गैस्ट्रिक जूस में मैंने आपको बताया कि 2 तरह के चीज होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। तो रेनिन का काम होता है दूध को पचाना। क्या काम होता है, दूध को पचाना। रेनिन क्या करता है, दूध को दही बना देता है। क्या करता है, ये दूध को दही बना देता है। ठीक है, रेनिन का काम है दूध को दही बना देना, और उसके बाद उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, और वहीं अगर हम पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है, पेप्सिन करता है। और ये काम कहाँ स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे स्टमक के तीसरे पार्ट पाइलोरिक में स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, पहला पार्ट कार्डियक, दूसरा पार्ट फंडिंग, तीसरा पार्ट पाइलोरिक। पहला पार्ट कार्डियक में HCl पाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करता है। और क्या करता है, ये
माइक्रो को मारने के साथ साथ क्या करता है, जल्दी बताइए, पेप्सिन रेनिन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है और खाना को एसिडिक बना देता है। 3 चीज इसका खत्म। फंडिंग में क्या होता है, रूजी होता है जो अपने खाना को फंसाकर 4 घंटे रखती है और खाना को वेल डाइजेस्ट करने में मदद करती है। उसके बाद पाइलोरिक में क्या होता है, पाइलोरिक में हमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, 2 चीज रिलीज करती है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन दूध पचाने में काम करती है, यानी कि दूध से दही बनाती है, और वहीं पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन पचाने में काम आता है। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। अब आप खुद भी समझ रहे होंगे कि खाना का यहाँ वाला प्रोसेस जो है खत्म हो गया। अब खाना कहाँ पे आएगी, अब खाना इंटर करेगी कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल कहाँ, इंटेस्टाइन में। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि खाना कहाँ से, मुख गुहा से जो है ग्रास नली को क्रॉस करते हुए स्टमक में प्रोसेस होते हुए खाना कहाँ पहुंच गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब जो है हम आगे के स्टडी करते हैं जिसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या इंपॉर्टेंट होता है खाने के साथ, किस तरह से अगला प्रोसेस होता है, चलिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन को अब देखते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो मैंने क्या करा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन पे जो है आपको फोटो बना दिया है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन को पूरा नहीं बनाया क्योंकि घिसपिट हो जाएगा तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा खाना जो है अभी तक कायम बन चुका है, ठीक है। जो खाना हम खाए थे अब वो दाल चावल न रह के क्या हो चुका है, कायम बन चुका है, ठीक है। कायम के बाद क्या बनेगा, कायल बनेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या बन जाता है वो, मतलब कायल ही जो है वो हमारा क्या हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं ना वेस्ट हो गया, वो लैट्रिन वगैरह के थ्रू जो हम उसको निकासी कर देते हैं अपने शरीर से, तो वो हो जाता है, ठीक है। तो अभी जो हमारा खाना जो है पेट से जो है स्टमक के पार्ट को क्रॉस कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं स्टमक के पार्ट को क्रॉस किया। चलिए अब हम आपको कुछ पहले बेसिक जानकारियाँ दे देते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होंगे। हम पूरी तरह से लीवर को नहीं पढ़ेंगे, बस लीवर का क्या योगदान है हम उसको देखेंगे, क्योंकि फिर अगर हम यहाँ लीवर पढ़ने लगेंगे तो आप स्टमक की क्लास से बाहर हो जाएंगे, पाचन तंत्र से ही बाहर हो जाएंगे, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए अभी हम लीवर को नहीं पढ़ेंगे। अभी हम बस ये देखेंगे कि लीवर खाना पचाने में किस तरह से सहायता प्रदान करता है, बस इसी चीज़ को हम देखेंगे। अभी बस यही देखेंगे कि बाकी जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से पार्ट्स क्या क्या योगदान कर रहे हैं इसमें। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो लीवर होता है इसके से एक सटा हुआ गोल ब्लैडर लगा होता है, जिसे गाल ब्लैडर भी कहते हैं। और गाल ब्लैडर को अगर आप हमसे हिंदी में पूछें तो मैं आपको बता दूं कि गाल ब्लैडर को पित्ताशय कहते हैं, ठीक है। गाल ब्लैडर को पित्ताशय कहते हैं, इसे पित्ताशय कहा जाता है। गाल ब्लैडर में ना गाल पाया जाता है, गाल यानी कि इसे हिंदी में पित्त कहते हैं, पित्त। आपने नाम सुना होगा कि पित्त काफी कड़वा होता है। जैसा कि हम लोग चिकन विकन खाने के लिए जाते हैं तो उसमें पहले ही बोलते हैं भाई पित्त को अलग से हटा के दे देना। अगर गलती से चिकन में पित्त अगर उसका फूट गया अगर चिकन में, तो पूरा चिकन जो है कड़वा हो जाएगा, इतना तीखा हो जाएगा कि आप मुंह में नहीं ले सकते, इतना कड़वा हो जाता है। तो पित्त करता क्या है एक्चुअली में, पित्त क्या होता है, ये बेस होता है। ये क्या होता है, एक क्षार होता है, बेस। क्या होता है, ये बेस नेचर का होता है। गाल ब्लैडर में जो पित्त होता है, पित्त की हम बात कर रहे हैं ना कि गाल ब्लैडर की बात कर रहे हैं। गाल ब्लैडर में क्या होता है, पित्त होता है। और पित्त कैसा होता है, ये बेस नेचर का होता है, ठीक है। अब ये बेस करता क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि खाना हमारे पेट में, स्टमक में, अभी मैंने आपको जस्ट यहाँ बताया था कि खाना जो है हमारे पेट यानी कि हमारा जो स्टमक वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है, खाना यहाँ पे क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है, HCl इसमें मिल जाता है ना। तो अब जब यहाँ पहुंचेगा तो खाना पूरी तरह से एसिडिक होगा, यानी कि यहाँ पहुंचेगा। तो जब यहाँ पहुंचता है तो गोल ब्लैडर, गाल ब्लैडर क्या करती है, पित्त का रिलीज करती है, पित्त को क्या करती है, रिलीज करती है। और वो क्या करता है, जो हमारा एसिडिक वाला खाना है उसको बेस में बदल देता है। क्या कर देता है, बेस में बदल देता है। इतना बात समझ में आ गया आपको। तो आपके दिमाग में बात आएगा कि गोल ब्लैडर में जो पित्त आया ये कहाँ से आया और इसमें लीवर का क्या योगदान हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लीवर होता है ये मल्टी फंक्शनैलिटी करता है हमारे बॉडी में। लीवर ना बहुत सारा काम संभालता है हमारे बॉडी में। एक बोलते हैं ना MTS बोलते हैं ना, जिसको MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब वो एक काम को नहीं पूरे ऑफिस में मल्टीपर्पस कामों को देख लेता है। तो हमारे लीवर जो है हमारे बॉडी में बहुत सारे काम को देखता है। इतना ही नहीं, हमारा लीवर इतना मतलब ये होता है, इसमें सेल निर्माण की जो बात करें हम, यानी कि कोशिका निर्माण की बात करें तो कोशिका निर्माण सबसे ज्यादा गति से किसमें होता है, कोशिका निर्माण सबसे ज्यादा गति में लीवर में ही होता है। इनफैक्ट अगर आपको कोई चक्कू मार रहा है ना तो आप इधर से आगे कर दीजिए, लो हमारे लीवर में मार दो, लीवर में मार के निकाल देगा। आप डॉक्टर के पास चले जाइए, आराम से बोलिए कि देखिए हमको थोड़ा सा मार दिया है,
डॉक्टर थोड़ा सा ट्रीटमेंट करेगा और अपने आप रिकवर हो जाएगा। आपको डरने की कोई बात नहीं, हमारा लीवर इतना अच्छा है। हम आपको लीवर की क्लास में एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे। चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। जब वैज्ञानिकों को लगा कि लीवर तो बहुत फास्ट रिकवर करता है, तो कितना फास्ट रिकवर कर सकता है, इसको टेस्ट करने के लिए उसने क्या किया, इंसान के तो करेगा नहीं, चूहा को पकड़ के ले आया और एक चूहा को ऑपरेशन किया और उसका लीवर का 70% पार्ट, मतलब समझ जाइए कि उसका आधा से ज्यादा लीवर काट के हटा दिया, ओनली 30% रेस्ट उसमें रहने दिया। और उस चूहा को अपने निगरानी में रखा हुआ था, खाना पीना सब नॉर्मल दे रहा था। सब कुछ होने के बाद लगभग 2 वीक यानी कि 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन में देखा गया कि उसका 70% पार्ट जो है ऑलरेडी क्या हो चुका था, 70% पार्ट जो है उसका बन चुका था, अपने आप जो है डेवलप्ड हो चुका था। आप इसे समझ सकते हैं कि सिर्फ 14 डेज में एक चूहा, इतना छोटा जानवर, अपना 70% लीवर को रिकवर कर सकता है, तो हमारे में तो उससे ज्यादा बेहतर होगा। तो आप इसे समझ सकते हैं कि सेल डिवीजन सबसे फास्ट किसमें होता है, लीवर। हमारे पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन इसमें ही होता है और सबसे कम किसमें होता है, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं आइदर। चलिए मैं आपको बताता हूं, हमारे ब्रेन में सबसे कम होता है। तो चलिए वापस आते हैं अपने इस टॉपिक पे, स्टमक के टॉपिक पे। तो ये क्या करता है कि लीवर इतना सारा काम करने की वजह से उसको इतना पता नहीं रहता है कि खाना कब आया कब नहीं आया, इंसान कब खाया, उसको कब पित्त को रिलीज करना है नहीं रिलीज करना है। तो इसीलिए क्या करता है, जब वो फ्री रहता है तो क्या करता है, फ्री के समय में पित्त बना लेता है। क्या करता है, पित्त बना लेता है और इसी से लगा हुआ एक गाल ब्लैडर नाम की थैली है, उसी थैली में उसको डाल देता है कि लो भाई तुम्हारा काम है, तुम उसको स्टोर करके रखो। तो हमारा गॉल ब्लैडर का क्या काम करता है, ये स्टोर करने का काम करता है। किसको स्टोर करता है, तो गाल को, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पित्त को स्टोर करने का काम करता है। और इसको बाइल भी बोलते हैं, बाइल, BIL, बाइल। तो बाइल बोलिए, गाल बोलिए, पित्त बोलिए, इस तीनों चीज को क्या करता है, गाल ब्लैडर स्टोर करके रखता है। और जैसे ही खाना आ जाता है तो ड्यूडेनम के पास 2 चीज होता है, अभी बताएंगे तो सब कंफ्यूज आ जाइएगा, इसलिए अभी नहीं बताएंगे। ड्यूडेनम के पास 2 एंजाइम रहता है, वो जाके गाल ब्लैडर को मैसेज दे देता है कि भैया खाना आ गया है, तुम कहाँ बैठे हुए हो। तो ये बोलता है कि अच्छा हम आ रहे हैं तुरंत। ये क्या करता है, तुरंत जो है रिलीज कर देता है। रिलीज करता है तो जो कायम जो खाना हमारे आगे बढ़ रहा होता है उस सबको क्या कर देता है, वो बेस नेचर का बना देता है, एसिडिक को खत्म कर देता है। तो ये हमारा गॉल ब्लैडर का काम था। और लीवर किस तरह से इन्वॉल्व था ये भी मैंने आपको बता दिया कि लीवर जब भी फ्री होता है वो क्या करता है, अपना उसमें से रिलीज करके इसमें जमा कर देता है। और ये क्या करता है कि भाई वेट करता रहता है खाना कब आएगा, खाना कब आएगा। जैसे ही खाना आएगा ये रिलीज कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट ऊपर में ही देख रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहला पार्ट जो है इसमें रिलीज कर देता है। इतनी बात आपको लीवर और गाल ब्लैडर के बारे में समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है, कभी कभी जब हम उटपटा खा लेते हैं तो हमारा लीवर रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, लीवर गाल ब्लैडर नहीं बनाता है। और गॉल ब्लैडर में क्या हो जाता है कि स्टोन हो जाता है, पत्थर हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, पत्थर हो जाता है, छोटा मोटा पत्थर। अब ये पत्थर क्यों होता है, किसका बना होता है, ये हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। किसका, कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। मतलब जब हम कोई ऑक्जेलिक एसिड वाला सामान खाएंगे, ऑक्जेलिक एसिड वाला, ये केमिस्ट्री का पार्ट है लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि अब अगर आप जनरल कंपटीशन पढ़ रहे होंगे तो ऐसा थोड़ी केमिस्ट्री को छोड़ के पढ़ेंगे, उसको भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए ऑक्जेलिक एसिड का, जैसे आप पालक खा लिए, जैसे आप टमाटर खा लिए, तो इस समय ऑक्जेलिक एसिड होता है। मान लिया आपने कैल्शियम की मात्रा पहले से है, आप पालक टमाटर वगैरह ज्यादा खाने लगे तब बना देगा कैल्शियम ऑक्सलेट, मतलब पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा उसमें बन जाएगा। और एक बार अगर गॉल ब्लैडर में पत्थर बन गया तो समझ लीजिए कि गॉल ब्लैडर आप हाथ धो लिए, वो नहीं ठीक हो सकता है। तो डॉक्टर क्या करता है कि गॉल ब्लैडर लीवर से काट के बाहर फेंक देता है, जा हटा ही देगा आपके बॉडी से। तब आपका बॉडी कैसे काम करेगा, तब आपका कैसे खाना पचेगा, तो आपको हो जाता है दिक्कत। उसके बाद आपको अपने खाना पे करना पड़ेगा लिमिट। आपको एकदम अपने समय को निर्धारण करना पड़ेगा कि सुबह में हम उठने के 2 घंटा बाद, यानी कि अगर आप 9 बजे खाते हैं तो सुबह का आपको हर दिन 9 बजे खाना पड़ेगा, ताकि धीरे 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 आपका लीवर समझ जाएगा कि 9 बजे जो है लगभग उठने के इतने घंटे बाद जो है हमें
क्या करना है, पित्त को रिलीज कर देना है। तो आपका लीवर उस समय में पित्त यहाँ रिलीज कर देगा। अगर आपका खाना यहाँ तक पहुंचा हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं पहुंचा हुआ है तो लीवर क्या करेगा, पित्त रिलीज कर देगा बेवजह। और जब आप खाइएगा तो पित्त नहीं रिलीज करेगा, तब आपको गाल देवे नहीं करेगा, बाइल रिलीज नहीं करेगा, और नहीं रिलीज करेगा तो खाना बेसिक नहीं बनेगा, हो जाएगा पूरा पेट में गड़बड़ सरबर हो जाएगा, ना खाना पचेगा ना दिन अच्छा लगेगा, आपको ढेर सारा बीमारी जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि क्या क्या दिक्कत हो सकता है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या, कुछ जानकारी और ले लेते हैं, फिर हम क्लास को आज खत्म करेंगे। इसके बाद जो है हम कल के क्लास में जो है पेनक्रियाज को देखेंगे। किसको देखेंगे, ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप लीवर और गॉल ब्लैडर समझ गए, गॉल ब्लैडर कट जाने से क्या प्रॉब्लम आएगा आप ये भी समझ गए, इसमें स्टोन कैसे बनता है हम आपको ये भी बता दिए, और कट जाने के बाद आपको अपने एक शेड्यूल में खाना खाना पड़ेगा, सुबह में, दोपहर में और रात में, बहुत ही प्रॉपर टाइम पे खाना पड़ेगा, तभी आपका खाना डाइजेस्ट हो पाएगा, आइदर आप खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए इतना बात अब आप समझ गए। अब हम क्या करते हैं कि अब हम अगली क्लास में पेनक्रियाज देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और नॉलेज सही लगता है तो हमारे साथ